नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे 100 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है जिसमें हम रोजाना उत्तराखंड, हिंदी और सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन से संबंधित 100 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड से संबंधित जो 50 प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई। यानी जो उत्तराखंड का राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, तो इस राज्य गीत को मान्यता कब दी गई, इसे उत्तराखंड का राज्य गीत कब बनाया गया। तो यह बनाया गया 6 फरवरी 2016 को। तो 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड का राज्य गीत बनाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजकीय चिन्ह किस आकार का है। तो जो हमारा राजकीय चिन्ह है तो यह समचतुर्भुज आकार का है, जिसमें 3 पर्वत चोटियाँ हैं, बीच वाली पर्वत चोटी ऊंची है और उसके नीचे अशोक की लाट अंकित है और उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो जो हमारा राजकीय चिन्ह है तो ये समचतुर्भुज या हीरे के आकार का है। अगला प्रश्न है कि आज दो और अभी दो, आज दो अभी दो किससे संबंधित है। तो आज दो और अभी दो का जो यह नारा था, यह विश्वविद्यालय की मांग से संबंधित था। जब आज़ादी के बाद यहाँ पर जो विश्वविद्यालय थे वो ना के बराबर थे, तो इनको देखते हुए, यहाँ के शिक्षा के स्तर को देखते हुए यहाँ की जो जनता थी, इन्होंने मांग की कि यहाँ पर विश्वविद्यालय खोले जाएं। तो इसके लिए एक प्रमुख जो नारा जो प्रसिद्ध हुआ था कि आज दो और अभी दो, तो यह नारा संबंधित है विश्वविद्यालय की मांग से। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कुल वन पंचायत जिले कितने हैं। तो उत्तराखंड में कुल वन पंचायत जिले हैं 11। तो 11 जिलों में वन पंचायतें हैं। अगला प्रश्न है कि गोपेश्वर चमोली का मुख्यालय कब बना। तो गोपेश्वर चमोली का मुख्यालय बनता है 1970 में। तो 1970 में गोपेश्वर को चमोली का मुख्यालय बनाया गया। में आपको ध्यान क्या रखना है कि 2 ही जिले ऐसे हैं, चमोली और उधम सिंह नगर, जिनका नाम से अलग उनका मुख्यालय है। तो चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर और उधम सिंह नगर का रुद्रपुर। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। तो शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जैकेट सिंह रावत। तो जैकेट सिंह रावत जी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और यह राज्य के शौर्य चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो गया, गोपेश्वर मुख्यालय कब बना। तो 70 में ही बना था, 1970 में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रथम ग्लेशियर वैज्ञानिक। तो उत्तराखंड के प्रथम ग्लेशियर वैज्ञानिक हैं डीपी डोभाल जी। तो उत्तराखंड के प्रथम ग्लेशियर वैज्ञानिक कौन है? डीपी डोभाल। अगला प्रश्न है कि देवीधुरा में कपमार्क्स की खोज किसने की थी। तो देवीधुरा में कपमार्क्स की जो खोज की थी तो ये की थी एमपी जोशी द्वारा। एमपी जोशी द्वारा देवीधुरा में कपमार्क्स की खोज की गई थी सर्वप्रथम। और देवीधुरा चंपावत में स्थित है और देवीधुरा में माँ बारही देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जहाँ पर रक्षाबंधन के दिन प्रसिद्ध बग्वाल मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है कि सोमचंद के समय कुमाऊँ का शासक कौन था। सोमचंद के समय कुमाऊँ का जो शासक था ये था ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव के शासनकाल में सोमचंद कुमाऊँ में आते हैं और यहाँ पर एक नए वंश का उदय करते हैं जिसका नाम है चंद्रवंश। तो चंद्रवंश की स्थापना करते हैं सोमचंद और इनके समय कुमाऊँ के शासक रहते हैं, कत्यूरी शासक रहते हैं ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न हमारा कि कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। और या इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बूटधारी जो सूर्य मंदिर है वह किसका नाम है। तो ये कटारमल सूर्य मंदिर का ही नाम है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है। तो पहाड़ी चित्रकला नामक जो पुस्तक है ये लिखी है किशोरी लाल वैद्य ने। तो किशोरी लाल वैद्य की पुस्तक है पहाड़ी चित्रकला। अगला प्रश्न है कि रूपकुंड की खोज किसने की थी। तो रूपकुंड की खोज किसने की थी। तो ये स्वामी प्रणवानंद। तो स्वामी प्रणवानंद ने रूपकुंड की खोज की थी। अगला प्रश्न है हेमकुंड जो झील है यह कितने पर्वतों से घिरी हुई है। तो हेमकुंड जो हमारी झील है तो यह 7 पर्वतों से घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील चमोली जिले में स्थित है और यह 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई झील है। अगला प्रश्न है कि तिमुड़िया मेला कहाँ लगता है। तो तिमुड़िया मेला लगता है चमोली में। तो तिमुड़िया मेला कहाँ लगता है? चमोली जिले में लगता है तिमुड़िया मेला। अगला प्रश्न है कि रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता है।
तो रेशम बुनकरों को पटवे कहा जाता था। तो जो रेशम बुनकर होते थे तो उनको प्राचीन काल में पटवे कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि चांदपुर गढ़ किस नदी के तट पर स्थित है। तो चांदपुर गढ़ यह आटागाड़, और आटागाड़ पिंडर की सहायक नदी है। तो पिंडर की सहायक नदी है आटागाड़, और आटागाड़ के तट पर स्थित है चांदपुर गढ़। अगला प्रश्न है कि किसे उत्सव मूर्ति कहा जाता है। तो माता पूर्ति की जो मूर्ति है यह चमोली जिले में स्थित है, तो इसे उत्सव मूर्ति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है राज्य के प्रथम महाधिवक्ता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे ललिता प्रसाद नैथानी, मेहरबान सिंह नेगी नहीं थे। ललिता प्रसाद नैथानी थे उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता, और दूसरे जो महाधिवक्ता बने थे तो ये बने थे मेहरबान सिंह नेगी। अगला प्रश्न है पांचवी विधानसभा में महिलाएं। तो पांचवी विधानसभा में महिलाएं थी 5। तो पांचवी विधानसभा में वर्तमान में अभी 5 महिलाएं जो विधानसभा सदस्य हैं, तो 5 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र के राज्यसभा सदस्य। तो वर्तमान में सबसे कम उम्र के जो राज्यसभा सदस्य हैं ये अनिल बलूनी जी हैं। तो अनिल बलूनी जी हैं सबसे कम उम्र के राज्यसभा सदस्य। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला लोको पायलट। तो राज्य की प्रथम महिला लोको पायलट हैं अंजलि शाह। अगला प्रश्न है कि वास्तु शिरोमणि नामक रचना। तो वास्तु शिरोमणि नामक रचना ये है शंकरदेव की, और शंकरदेव जो पंवार शासक श्यामशाह थे तो इनके गुरु थे शंकरदेव, और इनके द्वारा वास्तु शिरोमणि नामक रचना रची गई है। अगला प्रश्न है किस पंवार शासक को बिलासी राजा भी कहा जाता है। तो ये श्यामशाह को हैं। तो श्यामशाह को बिलासी राजा की संज्ञा दी गई है। तो श्यामशाह को पंवार शासकों में बिलासी राजा बताया गया है। अगला प्रश्न है किस पंवार शासक ने स्वयं की मुद्रा चलाई। तो सर्वप्रथम स्वयं की मुद्रा चलाने वाला जो पंवार शासक था तो ये थे लखनदेव या लक्षणदेव। तो लखनदेव द्वारा सर्वप्रथम अपनी स्वयं की मुद्रा चलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का युद्ध प्रधान नृत्य। तो कुमाऊं का युद्ध प्रधान नृत्य है छोलिया नृत्य। तो कुमाऊं का जो युद्ध प्रधान नृत्य है कौन सा है, छोलिया नृत्य। अगला प्रश्न है ब्रह्म गुफा व भीम गुफा कहाँ है। तो ब्रह्म गुफा व भीम गुफा ये स्थित है केदारनाथ में। कई बार गुफाओं के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी गुफा कहाँ है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखने हैं कि ब्रह्म गुफा भीम गुफा कहाँ स्थित है, केदारनाथ। अगला प्रश्न है कि चांयसिल बुग्याल कहाँ स्थित है। तो चांयसिल बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी जिले में। तो चांयसिल बुग्याल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड साहित्य दिवस। तो उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 सितंबर को, उत्तराखंड साहित्य दिवस। शैलेश भट्ट के जन्मदिन पर यह उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। तो शैलेश भट्ट के जन्म दिवस पर उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड की जो पौराणिक गाथाएं इनको कहा जाता है जागर। क्या कहा जाता है, जागर कहा जाता है उत्तराखंड की जो पौराणिक गाथाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किया आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। तो आचार्य धर्मानंद जमलोकी द्वारा मेघदूत ग्रंथ का गढ़वाली अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न है कि पांचाई मेला कहाँ लगता है। तो यह चक्राता जौनसार में लगता है पांचाई मेला। अगला प्रश्न है देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र। तो यह देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कालों का रानीखेत में स्थापित किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है कालों का रानीखेत में। अगला प्रश्न है कि प्रलय के बीच रचनाकार। तो प्रलय के बीच के रचनाकार हैं रमेश पोखरियाल निशंक। प्रलय के बीच, तो इसके रचनाकार कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी, और ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि मानेश्वर मेला कहाँ लगता है। तो मानेश्वर मेला लगता है चंपावत में। तो मानेश्वर मेला ये लगता है चंपावत जिले में। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी नामक पुस्तक के लेखक। तो पर्दे की रानी नामक पुस्तक के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। तो पर्दे की रानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे पुराना खेल। तो उत्तराखंड का सबसे जो पुराना खेल है बागबट्टी। तो उत्तराखंड का ये सबसे पुराना खेल कौन सा है, बागबट्टी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पहाड़ नामक जो संस्था है इसकी स्थापना किसने की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहाड़ नामक जो संस्था है इसकी स्थापना की है शेखर पाठक ने। किसने की है, शेखर पाठक द्वारा पहाड़ नामक जो संस्था है इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है हिमांशु धूलिया का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हिमांशु धूलिया का संबंध ये है सिनेमा से। तो ये सिनेमा से जुड़े हुए हैं हिमांशु धूलिया।
अगला प्रश्न है कि कुरु जोगी किस प्रकार का नृत्य है? तो कुरु जोगी एक हास्य प्रकार का नृत्य है और यह रामायण का नृत्य है। अगला प्रश्न है हिल यात्रा के मुख्य कलाकार। तो हिल यात्रा का जो मुख्य कलाकार है यह लखिया भूत है। तो हिल यात्रा का मुख्य कलाकार कौन सा है? लखिया भूत। अगला प्रश्न है कुमाऊं में काली नदी की सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र सहायक नदी। तो कुमाऊं में काली की जो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र सहायक नदी है यह है सरयू नदी। कौन सी है? सरयू नदी है कुमाऊं की सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र सहायक नदी। और कुमाऊं में जो काली नदी है उत्तराखंड की यह सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और राज्य की यह सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है यह सरयू, तो यह काफ़ी अधिक जल प्रदान करती है काली नदी को। अगला प्रश्न है किसे राजाओं की घाटी भी कहा जाता था? तो किसे राजाओं की घाटी भी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अल्मोड़ा को, और इसे राजनगर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी मंदिर का प्राचीन नाम। तो नंदा देवी मंदिर का प्राचीन नाम है पर्वतेश्वर। तो नंदा देवी का जो प्राचीन मंदिर का नाम है ये पर्वतेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है कटारमल किस शैली में है? तो कटारमल मंदिर ये है उत्तराखंडी शैली में। तो कटारमल मंदिर कौन सी शैली में है? उत्तराखंडी शैली। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद रंग के कमल खिलने वाला ताल कौन सा है? तो सफ़ेद रंग के कमल किस ताल के पास खिलते हैं? तो ये खिलते हैं श्यामला ताल में। तो श्यामला ताल में क्या है? सफ़ेद रंग के कमल के फूल खिलते हैं। अगला प्रश्न है कि चंपावत का अंतिम छोर। तो चंपावत का अंतिम छोर है बनबसा। तो बनबसा है चंपावत का अंतिम छोर। अगला प्रश्न है कि नैनी झील कितने पर्वतों से घिरी है? तो नैनी झील भी घिरी है 7 पर्वतों से। तो 7 पर्वतों से घिरी हुई है नैनी झील। और नैना या चाइना पीक क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है नैना या चाइना पीक। अगला प्रश्न है हल्द्वानी का प्राचीन नाम। तो हल्द्वानी का प्राचीन नाम है बमोरी। तो हल्द्वानी को बमोरी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है जिया रानी की पौराणिक गुफा। तो जिया रानी की पौराणिक गुफा यह स्थित है रानीबाग नैनीताल में। तो जिया रानी की पौराणिक गुफा कहाँ स्थित है? रानीबाग नैनीताल। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्रित। तो हिंदुस्तानी भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है, इसे हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो सौर नियम विज्ञान के नियम से संबंधित है ग्रिम नियम। अगला प्रश्न है दीदी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दीदी नामक पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। तो दीदी जो नामक पत्रिका निकलती थी ये संपादक थे इसके ठाकुर श्रीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है कौवे और काला पानी के कहानीकार। तो कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। तो कौवे और काला पानी के कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी नामक पत्रिका का संपादन किस पत्रिका द्वारा किया गया? तो हिंदुस्तानी नामक जो पत्रिका निकलती थी तो इसका संपादन हिंदुस्तानी जो अकादमी थी तो इसके द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया जाता था। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई 1893। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893। तो उस समय देवनागरी जो हमारी हिंदी की लिपि थी तो यह देवनागरी नहीं थी। तो देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है बोली का लघुत्तम रूप क्या है? तो बोली का सबसे लघुत्तम रूप क्या हो जाएगा? वर्ण या ध्वनि। अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि मतक्य में कौन सी संधि है? तो मतक्य में इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था जिसमें 2 मात्राएं सामान्यतः इसमें क्या होती है? वृद्धि संधि होती है मत धन ऐक्य। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों में से प्रथम जो नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में से प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे सूरदास जी। तो सूरदास अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे। अगला प्रश्न है कि जायसीकृत पद्मावत है। तो जायसीकृत पद्मावत क्या है? एक रूपक काव्य है। तो रूपक काव्य है जायसीकृत पद्मावत। अगला प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं मीराबाई की। तो मीराबाई की पंक्तियां हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र की बोली को कश भी कहा जाता है? तो बनारस की क्षेत्र की जो बोली है इसे कश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा ये रचना है विष्णु प्रभाकर की।
तो वाराणसी किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है कि तत्दंत संकर की संधि होगी, तो इसकी संधि होगी तत्शंकर। तो तत्दंत संकर की संधि क्या होगी? तत्शंकर। अगला प्रश्न है कि आंग शब्द का तत्सम रूप होगा, तो आंग शब्द का तत्सम रूप होगा अक्ष। अगला प्रश्न है कि वह अभिकारी शब्द जो शब्दों या वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं तो कहलाते हैं। वह अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। अगला प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय। अगला प्रश्न है और हिंदी का अंतिम प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। क्या कहलाता है? जिज्ञासु। अब इसके बाद हमारे सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व महलवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो ये ब्रिटिश कालीन जो ये व्यवस्थाएं हैं रैयतवाड़ी व महलवाड़ी, तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये 1792 में और महलवाड़ी व्यवस्था 1922 में इनका प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम जनगणना, तो भारत की प्रथम जनगणना होती है 1882 में सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो 1882 से, तो वैसे 1882 से पहले भी जो जनगणना होती है, लेकिन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से यह जो जनगणना है ये प्रत्येक 10 साल बाद होने लगी। तो अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली? तो भारत में प्रथम ट्रेन चली 1853 में मुंबई से थाने के बीच। तो मुंबई से थाने के बीच भारत में प्रथम ट्रेन चलाई गई। अगला प्रश्न है कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 ईस्वी में जो पुरंदर की संधि हुई थी तो ये 1665 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। और इसके 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है 6 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की? तो इंदौर के जो होलकर थे उनके द्वारा सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है यह होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है कि लूनी नदी किस स्थान पर मरुस्थल में विलीन हो जाती है? तो कच्छ के रण में लूनी नदी क्या होती है? मरुस्थल में पूरी तरह से विलीन हो जाती है, यह समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थलों के आधार पर आकार, तो सिंधु सभ्यता के जो विभिन्न स्थल विभिन्न जगहों से मिले हैं तो इनका जब आकार एक मिलाते हैं इनका, तो ये त्रिभुजाकार रूप में बनता है। तो इनका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा खुदाई का आदेश, हड़प्पा जो सभ्यता उसकी खुदाई का आदेश देने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के द्वारा सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खुदाई करने का आदेश दिया गया। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु आंग्ल मैसूर के चौथे युद्ध में हुई थी। तो जो आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध था 1799 में, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु इसमें हो गई थी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे प्रदूषित नदी, तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी है साबरमती और दूसरी नदी है यमुना। तो 2 जो प्रमुख नदियां हैं भारत की, यह सबसे प्रदूषित नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि मलिक काफूर की अधीनता युद्ध से पूर्व ही किस वारंगल शासक ने स्वीकार कर ली थी? तो मलिक काफूर की अधीनता को युद्ध से पहले ही स्वीकार करने वाला वारंगल शासक था प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव द्वारा बिना युद्ध लड़े ही पहले ही मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न है कि गंगा यमुना का संगम स्थल, तो गंगा यमुना का संगम स्थल कहाँ स्थित है? इलाहाबाद या प्रयागराज। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का स्थल मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का स्थल जो मांडा है यह चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है सतलज नदी का प्रवेश द्वार, तो ये सिपकिला दर्रा है सतलज नदी का प्रवेश द्वार सिपकिला दर्रा। अगला प्रश्न है कि चार्टर अधिनियम 1813 के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो चार्टर अधिनियम 1813 के समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम क्या थे? 1813 में भारत के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। अगला प्रश्न है कि नाना साहब पेशवा या बाजीराव का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम धोंदूपंत था। नाना साहब पेशवा या बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन
तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 में होता है। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, ध्यान रखने आपको, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और इसकी कुल जो लंबाई है तो 76 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है फेंडचोको, तजाकिस्तान में। तो फेंडचोको नामक ग्लेशियर है, ये कहाँ स्थित है? ये तजाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष से, जब 9 दिसंबर को इनकी पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि हेलमेट किस खेल से संबंधित है? तो हेलमेट का संबंध है क्रिकेट से, इसमें हेलमेट पहना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में थोरियम उत्पादन करने वाला पहला राज्य, तो भारत में थोरियम उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है थोरियम उत्पादन करने वाला, तो ये है केरल। तो केरल में सबसे अधिक उत्पादन होता है थोरियम का। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था कुमारगुप्त द्वारा। तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है कि इसको खंडित किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को खंडित करने वाला ये था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को खंडित किया था। अगला प्रश्न है कि इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो इक्ता व्यवस्था का जो प्रारंभ किया था, ये किया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है तो इसका संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का, और इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया है। भाग 9 में और अनुच्छेद 243 में इसे रखा गया है, का से अणा तक या ए से ओ तक। तो इसमें कुल 16 अनुच्छेद हैं पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।